नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में महंगाई का उछाल हो गया है। जी हां, और महंगाई उछाल मार के 6.21% पहुंच चुका है। इसके बारे में आगे रिपोर्ट देख के समझेंगे। दोस्तों, हमारा जो महंगाई भत्ता 53% हो गया था जुलाई 2024 से, जिसका एरियर 4 महीने का जो एरियर है वो सीपीपीसी ने तो भुगतान कर दिया, लेकिन स्पर्श ने अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जनवरी 2006 से लेकर के जुलाई 2023 तक का एरियर का भुगतान होने वाला है पेंशनर को। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जागरूकता और पेंशनर्स की सटीक जानकारी और उसके ऊपर सही कार्रवाई से अभी पेंशनर्स को उनके हक मिल रहे हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि सटीक जानकारी ही एक ऐसा हथियार है जो आपको हर लड़ाई में विजय दिला सकता है, आपको आपका सही हक दिला सकता है दोस्तों। इसके बारे में आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, एमएससीपी को लेकर के 2 तरीके के अनविलिंगनेस होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी मुबारक का जो है एसएमएस स्पर्श द्वारा दिया जा रहा है, क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, कोर्ट ने किया साफ, अनविलिंग 1 को मिलेगा एमएससीपी, लेकिन अनविलिंग 2 को नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, एमएससीपी में 2 तरीके के अनविलिंगनेस को काउंट किया जाता है। और ये अनविलिंगनेस क्या हैं, किस तरीके के हैं? दोनों अनविलिंगनेस के ऊपर माननीय कोर्ट के आदेश हैं। जी हां, माननीय एफटी के आदेश को दिखा के आपको समझाऊंगा कि ये 2 तरीके के जो अनविलिंगनेस हैं वो किस तरीके के हैं, किन को एमएससीपी लागू है, किन अनविलिंगनेस को एमएससीपी लागू नहीं है। चलिए पहले कोर्ट के आदेश देखते हैं दोस्तों। ये जो कोर्ट का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, जजमेंट, ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ एक आदेश है, जो कि एएफटी लखनऊ का आदेश है। अब इस आदेश में माननीय कोर्ट ने किस तरीके से एमएससीपी के लिए जो अनविलिंगनेस है कैडर का, वो कैडर का अनविलिंगनेस को दरकिनार करते हुए एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाया था। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाउएवर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेटेड 13 जून 2011, if an individual refuses promotion, MSCP will also be denied. But in the instant case, applicant submitted his unwillingness to attend promotion cadre and there is nothing on record in the unwillingness certificate attached with supplementary counter affidavit which may prove that applicant has refused to take promotion benefit of MSCP in his unwillingness certificate. Hence, there is no reason to deny benefit of second MSCP to the applicant, and therefore we are of the view that applicant is held entitled to get benefit of financial upgradation, that is second MSCP। यानी कि कैडर अनविलिंग को माननीय कोर्ट ने अनविलिंग नहीं माना है। कैडर, अगर कैडर के लिए अगर कोई अनविलिंग है तो उसको प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं माना जा सकता। इस वजह से उनको एमएससीपी का ग्रांट किया जाए, सेकंड एमएससीपी उनको मिलना था। ये माननीय कोर्ट का ये आदेश है। अब दूसरा एक आदेश आपको दिखाता हूं दोस्तों, एएफटी लखनऊ का ही आदेश है। चलिए उसको देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी माननीय एएफटी लखनऊ का ही ऑर्डर है और ये भी एमएससीपी से ही जुड़ा हुआ ऑर्डर है। अब इसमें माननीय कोर्ट का जजमेंट क्या आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कोर्ट ने जो है उनके अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। यहाँ पर देखिए, we find that applicant has given permanent unwilling for promotion which is debarred him from further promotion and also for grant of benefit of MSCP as per government policy letter dated 13 जून 2011। उसी लेटर का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और आगे ये बताया गया है कि उनको प्रमोशन के लिए अनविलिंग होने की वजह से एमएससीपी ग्रांट नहीं किया जा सकता। अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। बधाई हो, आपका ओआरओपी अब 10 साल का हो चुका है स्पर्श। जी हां दोस्तों, स्पर्श द्वारा यह मैसेज दिया जा रहा है और इस मैसेज में ग्रीटिंग्स दिया गया है और ग्रीटिंग्स देकर के क्या बोला गया है कि आपको ओआरओपी के 10 साल होने की बधाई। जी हां दोस्तों, और ये एक रूटीन मैसेज है। जैसे हमें स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट होने से पहले मैसेज आता है, कोई एरियर आने से पहले मैसेज आता है, या पीपीओ जारी होने से पहले मैसेज आता है, इसी तरीके से ओआरओपी के 10 साल होने पर भी ये मैसेज दिया गया है स्पर्श द्वारा। इसके अलावा इस मैसेज का कोई और मतलब नहीं है।
चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गजब, 1 जनवरी 2006 से 31 जुलाई 2023 तक का पेंशन रिवीजन किया। अब 6,49,730 का एरियर का होगा भुगतान। कौन जिम्मेवार? जी हाँ दोस्तों पेंशनर को बहुत सारे ऐसे उनके एंटाइटलमेंट हैं जो उनको समय पर नहीं मिलते हैं। अब जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं उनको जनवरी 2006 से लेके जुलाई 2023 तक सही भुगतान नहीं किया गया था और वो था डिसेबिलिटी एलिमेंट का मामला। चलिए सबसे पहले मैं लेटर दिखाऊंगा, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसको देखते हैं। दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक का सीपीपीसी ने स्पर्श को एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये गंभीर मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिल पाता। तो आजकल तो चलिए पेंशनर्स जाग रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है तो वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ऐसे हजारों लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं जो शायद भगवान को प्यारे भी हो चुके, जिनको उनका असली हक, असली एंटाइटलमेंट कभी मिल ही नहीं पाया। अब देखिए इन पेंशनर को 6,49,730 रुपए का एरियर मिलने जा रहा है। देखिए, और सीपीपीसी ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में क्या कहा है, क्या बोला है, देखिए, we confirm on the basis of transaction report that an arrear as per PPO disability element from 1 जनवरी 2006 to 31 जुलाई 2023 of rupees 6,49,730 not paid by us an arrear calculation sheet attached herewith। यानी कि हमने भुगतान नहीं किया। देखिए कितना बड़ा मसला है, कितना सीरियस मसला है। जनवरी 2006 से लेके जुलाई 2023 तक उनको पहले तो भुगतान ही नहीं किया, बाद में उनको गलत भुगतान किया। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जनवरी 2006 से उनको 1755 रुपए करके डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना था जो नहीं दिया गया, बिल्कुल 0 रुपीस दिया गया। और इस तरीके से आगे महीना दर महीना ये अंतिम में आप देख पा रहे हैं वो जोड़ते 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 एरियर जो बना है। आप देखिए जनवरी 2006 से उनको कोई एरियर ही नहीं दिया गया, कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट ही नहीं दिया गया। आगे हम जैसे बढ़ते हैं, ये देखिए उनको कब तक, बिल्कुल ये देखिए, फिर उनको सितंबर 2014 से दिया गया और देना चाहिए था 2151 रुपए, दिया गया 1163 रुपए। तो पहले उनको 1755 रुपए हर महीने का जो है एरियर जोड़ा गया। उसके बाद देखिए सितंबर 2014 से उनका 1163 और 2151 में जो डिफरेंस है 988 रुपए, उसका डिफरेंस जोड़ा गया। तो इस तरीके से महीना दर महीना जो उनको गलत दिया गया। अब देखिए जनवरी 2016 से उनको मिलना चाहिए था 5,529 रुपए, मिला 1163 रुपए। तो इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन आगे जैसे बढ़ता है तो देखिए अंतिम पेज में आकर के जुलाई 2023 तक इसका कैलकुलेशन किया गया और 6,49,729 रुपए 70 पैसे का अब उनका एरियर बन रहा है। अब भी अगर आप जागरूक नहीं हुए तो जागरूक बने, वीडियोस देखते रहें, एंटाइटलमेंट्स आप चेक करते रहें, आपको क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और आपका हक आप लेके छोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी और। ब्रेकिंग न्यूज, अक्टूबर में महंगाई 6.21% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के महीने में जो खाद्य महंगाई का दर है वो चरम पर है। 14 महीने के सबसे ऊंचाई पर है। अभी 6.21% है खाद्य महंगाई दर। ये सामने आप जनसत्ता का एक रिपोर्ट देख पा रहे हैं जिसमें आप देखिए दोस्तों, खुदरा महंगाई दर ने तोड़ा 14 महीने का रिकॉर्ड, आसमान छू रहे फल सब्जियों के दाम। देखिए दोस्तों कल का ही ये रिपोर्ट है और अक्टूबर महीने का महंगाई का जो ये आंकड़ा जारी हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन हाइक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थों खास करके फलों, सब्जियों, मांस और मछली तथा तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई, जो कि 14 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। CFPI पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़ करके 10.87% के दहाई अंक तक पहुंच गई है। तो देखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो खाद्य महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको पता है हमारा जो DADR है वो इतने मात्रा में, इतने परसेंटेज में नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आप सबको पिछली बार भी मैंने अपने वीडियोस में ये समझा दिया था दोस्तों कि आखिर खाद्य महंगाई के दर में बढ़ोतरी होने के बाद भी हमारा DADR का जो परसेंटेज है वो क्यों नहीं बढ़ता है। क्योंकि DADR को निकालने का जो फॉर्मूला बनाया गया है, जो आंकड़े बनाए गए हैं, उनमें खाद्य महंगाई के दर को कम वेटेज दिया गया है, जिस वजह से खाद्य महंगाई का दर तो बढ़ता है लेकिन DADR का परसेंटेज उस मात्रा से नहीं बढ़ पाता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं विचार योग्य है। सरकार को आने वाले समय में इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि खाद्य महंगाई का दर अगर बढ़ जाए, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो वस्तु है वो बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक चीजों की महंगाई पर अगर महंगाई दर ना बढ़े तो इसका क्या मायने होता है, क्या मतलब होता है। इस वजह से
खाद्य महंगाई में अगर बढ़ोतरी हो तो हमारा DADR के आंकड़े भी बढ़ने चाहिए। ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उस पर इन चीजों को ध्यान जरूर रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। DR के आदेश पर CPPC एक्शन में स्पर्श में ढिलाई क्यों? आखिर RBI के गाइड को मानेगा स्पर्श? 53% DR का एरियर में लगेगा ब्याज। जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है कि RBI के गाइडलाइन होते हैं पेंशन डिसबर्समेंट को लेकर के, और RBI का गाइडलाइन क्या बोलता है, चलिए मैं RBI का सर्कुलर 2024 का दिखा के आपको समझाना चाहूंगा, पहले उसको देखते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का ये एक ऐसा सर्कुलर है जो पेंशन डिसबर्समेंट को कंट्रोल करता है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2024 का इसी साल का सर्कुलर है, और इस सर्कुलर का जैसे आप हेडिंग देखिए, मास्टर सर्कुलर डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स, यानी कि बैंकों ने किस तरीके से जो है पेंशन का डिसबर्समेंट करना है, किस तरीके से भुगतान करना, उसके बारे में यहाँ गाइडलाइन है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है। अब इस गाइडलाइन के नीचे में आपको लेके चलूंगा, 18 नंबर पैराग्राफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइन दी गई है रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए दोस्तों, और ये गाइडलाइन है एरियर का अगर आप भुगतान सही नहीं करते हैं, अगर आप पेंशन बढ़ोतरी या DADR बढ़ोतरी को सही भुगतान नहीं करते तो आपको 8% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और ये जो हिदायत है ये बैंकों के लिए, आप देखिए 18 नंबर पैराग्राफ का ये सब पैराग्राफ नंबर A अगर पढ़ेंगे, पेंशन पेइंग बैंक शुड compensate the pensioner for delay in crediting pension oblique arrear thereof at a fixed interest rate of 8% per annum for the delay after the due date of payment, and the compensation shall be credited to the pensioner's account automatically। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी बढ़ोतरी लागू किया गया, सरकार का आदेश जारी किया गया, उसके बाद अगर बैंक्स जो भी पेंशन भुगतान करते हैं वो बैंक्स अगर देरी करते हैं तो जितना समय देरी करेंगे उतना समय के लिए 8% के हिसाब से ब्याज का भुगतान ऑटोमेटिकली पेंशनर को भुगतान करना है। तो आप सबने देखा दोस्तों 8% ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन RBI का ये जो गाइडलाइन है, ये जो सर्कुलर है, वो केवल बैंक्स के ऊपर ही लगेगा, बैंक्स के ऊपर ही ये काम करेगा। तो स्पर्श के ऊपर कौन है? स्पर्श को इस तरीके के गाइडलाइन क्यों नहीं निकाले गए? स्पर्श के ऊपर भी इसी तरीके के गाइडलाइन दिए जाने चाहिए कि अगर स्पर्श समय से भुगतान नहीं करता है, किसी के भी एरियर का हो, बढ़े हुए पेंशन का हो, OROP का हो, तो पेंशनर को ब्याज देने का प्रावधान रहे। पेंशनर को अगर देरी से पैसा दिया गया तो उस पैसे का मुआवजा पेंशनर्स को दिया जाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए OROP 2 का, OROP 3 का एरियर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना देरी से भुगतान करते हैं तो उस समय का एरियर पेंशनर को दिया जाना जरूरी है। अगर आप सहमत हैं तो आप एग्री लिखिएगा इस वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट में, क्योंकि दोस्तों ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले का उनको एरियर तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ कोई ब्याज नहीं मिलता। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए इन पेंशनर की मैं एग्जांपल देता हूं, 6,49,730 रुपए ये इनका जुलाई 2023 तक बन गया था। अब ये पैसा अगर उनको जुलाई 2023 में ही मिल जाता तो 6,49,000 का जो वैल्यूएशन जुलाई 2023 में था वो वैल्यूएशन आज नहीं होगा। आज इस पैसे का वैल्यूएशन मुश्किल से 5 लाख रुपए का होगा। तो इसी वजह से अगर पैसा सही समय पर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो स्पर्श हो, CPPC हो, कोई भी हो, पेंशनर को ब्याज जरूर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।